हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइज आज मैं आपको क्लास 10 का VVI सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट हिस्ट्री का है, ठीक है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि बोला क्या कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। बोला कि 1818 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, बता दें। इसका जो कारण था, बोला कि लुई फिलिप्स ने गुजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जो लुई फिलिप्स था वो क्या किया था, गुजो को प्रधानमंत्री, गुजो नहीं गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक समाजवादी एवं उसके बाद बोला क्या कि राजनीतिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। उसका शासन वाले देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। ओके, उसके बाद बोला है कि इसी कारण 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, किसे किया गया था, लुई फिलिप को किया गया था, ठीक है, जो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है क्या कि थोड़ा इसको पतला हम कर लेते, ठीक है। पतला कैसे होगा, यहाँ से होगा क्या, यहाँ से होगा क्या। चलिए बोला क्या अगला क्वेश्चन आपको कि गैरीबाल्टी के कार्य का चर्चा कीजिए। मतलब कि जो गैरीबाल्टी था ना उसके कार्य की क्या बोला, चर्चा करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला क्या कि आंसर बोला है कि गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था। आपको मैं ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा VVI, तो अभी पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद उसको भी वीडियो हम अपलोड करेंगे कुछ ही दिनों में। तो चलिए चलते हैं। बोला कि गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्टी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना किया। मतलब कि गैरीबाल्टी क्या किया था, आक्रमण कर कहाँ गणतंत्र और स्थापना किया था, कहाँ पर ही, सिसिली और नेपल्स में। गैरीबाल्टी ने जब रोम पर आक्रमणों का योजना बनाई तो काबुल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। इसी बीच गैरीबाल्टी की भेंट काबुल से हुई। मतलब कि गैरीबाल्टी की भेंट किसके हुई थी, काबुल से हुई थी। ठीक, उसके बाद बोला वह दक्षिण इटली के जीते क्षेत्र विक्टर एनिमल को दे दिया। इस तरह गैरीबाल्टी को सहयोग से इटली का एकीकरण का मसीहा गया था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि गैरीबाल्टी जो था ना वो क्या क्या इटली को जो जीता था उसको दे दिया था सहयोग में, इसलिए उसे इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला आपका क्या कि जर्मनी में एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की कौन सी नीति अपनाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला आपका आंसर बोला क्या कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क में रक्त और लौह की नीति का अपनाए। मतलब कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि रक्त और नीति का अवलंबन किसने किया था, कौन किया था, बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। मतलब बिस्मार्क का कहना क्या था कि बिना सेना का जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, इसलिए उन्हें डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध लड़ी थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है क्या, खूनी रविवार क्या है। मोस्ट VVI क्वेश्चन, ठीक है, खूनी रविवार क्या है। आपको फिक्स है कि आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, या तो पहला शिफ्ट में या फिर दूसरा शिफ्ट में आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिल सकता है कि खूनी रविवार क्या है। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। इसका जो आंसर है देखिए क्या बोला है कि 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध के पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई थी। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारा के साथ सड़क पर पारदर्शी करते हुए सेंट पीटर, मतलब कि एक महल था, सेंट पीटर की महल की ओर, बर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। परंतु जार की सेना, मतलब कि वहाँ का जो सेना था, जार की सेना इस निर्दलीय लोगों पर गोलियों बरसाने लगी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। 9 जनवरी को रविवार था, इसलिए इस दिन को खूनी रविवार के दिन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि खूनी रविवार कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1905 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है
8 नंबर, अक्टूबर क्रांति क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। बोला अक्टूबर क्रांति क्या है? देखिए अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर 1917। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि अक्टूबर की क्रांति कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 को ईस्वी को बोल्शेविक के लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकारी ओके अधिकार कर लिया। केरीसस्की रूस छोड़कर भाग गया। इससे ही रूस की अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझ गए थे कि रूस की अक्टूबर क्रांति क्या है, या फिर अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला आपका क्या कि क्वेश्चन नंबर 6 बोला क्या कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं आप इसको समझिए। सर्वहारा वर्ग मतलब क्या होता है? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वैसा वर्ग जिसमें किसान भी शामिल हो, मजदूर आदमी भी शामिल हो और वहाँ की आम जनता भी या फिर आम लोग भी शामिल हो, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोला क्या कि क्वेश्चन नंबर 7 बोला आपका कि रूसी क्रांति की किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बोल रहा है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करिए। ऐसे तो रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, लेकिन यहाँ पे 2 कारण निम्नलिखित है। ओके, 2 कारण क्या है? निम्नलिखित है। आपका पहला कारण बोला है क्या कि कृषकों की स्थिति, रूस में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ओके, उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। मतलब कि उनके खेत जो थे ना बहुत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से क्या करते थे? खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों करों के बोझ, मतलब कि उनके पास बहुत ज़्यादा ऋण, मतलब कि कर्जा ले चुके थे, करों से बोझ दबे हुए थे। ऐसे में किसान के पास क्रांति का सियाव कोई चारों नहीं था। मतलब कि कहने का मतलब क्या, बेचारा बहुत दिन दयनीय स्थिति आ गया था उनका। मजदूर की दयनीय स्थिति, रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिकार काम करना पड़ता था, मतलब अधिक से अधिक काम करना पड़ता था और उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। ओके, उनके साथ दुर्भाग्य किया जाता था। मजदूरों की कोई राजनीतिक अधिकार, मतलब आज से मान लीजिए अगर आप ही कोई कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आप ही कहीं काम कर रहे हैं और आपको मैं पूरा दिन खटवा रहा हूँ और आपको मात्र मान लो बहुत कम से कम रुपया दिया, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना अच्छा लगेगा। सेम उसी प्रकार रूस की जो क्रांति हुई थी ना, उसमें भी यही कर रहा था। वहाँ का जो मजदूर था उसके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोला क्या कि साम्यवाद की नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसी? चलिए इसका आंसर हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? बोला कि रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। वर्गहीन समाज का स्थापना की गई। पूंजीपति और जमींदार का उन्मूलन कर दिया। काम के अधिकार का सर्वाधिक अधिकार बना दिया। देश के सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस प्रकार वर्गीकृत और शेष मुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इसी प्रकार कहते हैं कि रूसी क्रांति के बाद समाजवाद एवं नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी। ओके, चलिए 8 का क्वेश्चन आप समझ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोल रहा है क्या कि, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपका कि रासायनिक हथियारों, मतलब नापाम एवं एजेस्ट ऑरेंज का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोला क्या कि रासायनिक हथियार नापांग एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब नापांग का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ ही मिलाया जाता है। ठीक है, मिलाकर ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता है। इसका प्रयोग अमेरिका ने वियतनाम पर किया था। कहाँ किया था इसका प्रयोग? अमेरिका ने वियतनाम पर किया था। ओके, बोला कि एजेंट अरिज, यह एक जहर था जिसे पेड़ों के पत्तियों झलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। जंगल की खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑर्जेंट पट्टी, क्या नाम था इसका? ऑर्जेंट पट्टी पट्टी वाले ड्रम रखने के कारण एजेंट ऑरेंज पड़ा। अमेरिका में इसका इस्तेमाल वियतनाम पर किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वियतनाम पर किसका इस्तेमाल किया गया था? तो एजेंट पट्टी का इस्तेमाल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोला है क्या कि
दांडी यात्रा, क्या बोला है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है, तो आप हम इसका उद्देश्य बताते हैं। बोला कि गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपनी 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तक यात्रा शुरू की। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी में से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ना, मतलब कि इसमें आप कह सकते हैं कि नमक कानून तोड़ने का क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोला है 11 नंबर, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। चलिए आप देखिए इसका क्या बोला आंसर। बोला बिहार में तक 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्राचीन प्रचलित थी। 3 कठिया मतलब कि अगर आप 3 कट्ठा काम करते हैं तो उसका 1/3 भाग आप, मतलब कोई भी काम करता है आदमी, कुछ किसी का जमीन है तो उसका 1/3 भाग आपको वहाँ के जो राजा थे उसको देना पड़ता, मतलब कि अंग्रेजों लोग को देना पड़ता था। इस व्यवस्था में किसानों को अपने 3/20 भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। इसी प्रणाली को विरोध में गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। सॉरी हम 1/3 बोल देते हैं, 3/20 होगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला आपका क्या कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसे बना, मतलब कि जो असहयोग आंदोलन का वो प्रथम जन आंदोलन कैसे बना। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कब किया गया था, 1920 में किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ओके, इस आंदोलन के छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, महिला सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर भाग लिए, इसलिए असहयोग आंदोलन जन आंदोलन था। मतलब कि इसमें सब आदमी भाग लिया था, पुरुष भी हो गया, महिला भी हो गया, मजदूर भी हो गया, छात्र हो गया, नौजवान भी हो गया, सब भाग लिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोला आपका क्या कि बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। बिहार का जो किसान आंदोलन हुआ था उस पर बोला टिप्पणी लिखने के लिए। चलिए हम इसके बारे में बताते हैं आपको। बोला कि बिहार में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। नील की खेती करने में भूमि की उर्वरा कम हो जाती थी और बागान मालिक मनमानी कीमत पर खरीदी करते थे। चंपारण के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण पहुंचे और किसान को 3 कठिया प्रणाली मुक्त करने की दिलवाई। इसी ही चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें जो 3 कठिया प्रणाली थी उसे मुक्त कर दिया था कौन, महात्मा गांधी ने। तो उसी दिन से 3 कठिया प्रणाली शायद होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला आपका क्या कि असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। ओके, क्या बोला है, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला क्या, असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश का एक राज्य है जिसमें जिला जिसका नाम है गोरखपुर, जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में आंदोलनकारी ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जान ले ली। इसी घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौरा चौरी हत्याकांड कब किया गया था, तो 5 फरवरी 1922 को किया गया था। ओके, याद रखने का। और खूनी रविवार कब किया गया था, आपको मालूम है, 1905 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 15 बोला आपका कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। औद्योगिकरण मतलब अभी का जो औद्योगिकरण है उसमें मजदूरों को किस तरह प्रभावित किया है। देखिए औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योग के मालिक अब मजदूर हो बने हैं। इनका आजीविका उद्योगपति के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर था। औरत एवं बच्चों 16 से 18 घंटे तक काम लिया जाता था। कारखानों में उन्हें बेरोजगार बना दिया। औद्योगिक ने मजदूरों की आजीविका के साधन का समाप्त कर दिया था। यह दैनिक उपयोग को वस्तु का माँ खरीद कर स्थिति में नहीं था, मतलब वस्तुओं को खरीद कर भी स्थिति में नहीं था। देखिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव
अपना भारत पर भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भारत में क्या हुआ कि बहुत से प्रकार का अब मशीन आने लगा है जो कि जो मजदूर लोग होते हैं ना उसको बेरोजगार कर रहा है। क्या कर रहा है उसको? बेरोजगार, मतलब कि सब काम मशीन ही कर रहा है। बताइए मनुष्य लोग क्या करेगा? बेरोजगार ही रहेगा ना। इसलिए थोड़ा इस पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कि करता है अच्छी बात है, लेकिन इस लोग के लिए भी कुछ फैक्ट्री उक्ट्री बनाए बिहार में, ताकि अपना जो बिहार का जो मजदूर है वो बाहर ना जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। सलम पद्धति की शुरुआत कैसी हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सलम पद्धति, देखिए सलम पद्धति क्या बोला है? औद्योगिकरण के कारण सलम पद्धति की शुरुआत हुई, मतलब किसकी बोलेगा आपको क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव में, किसके कारण सलम पद्धति की शुरुआत हुई? औद्योगिकरण के कारण। औद्योगिकरण के फलस्वरूप औद्योगिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ था। ये मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में निवास करने के लिए बोध थे, जहाँ कोई बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कहीं रह जाते थे, रोड के बगल में, ट्रेन के बगल में, ऐसे करके स्टेशन पे ट्रेन के बगल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला आपका, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? देखिए कोयला एवं लौह दोनों का औद्योगिकरण का आधार मान जाते हैं, क्योंकि कोयला ईंधन की जरूरत को पूरा करता है और लोहा मशीन के निर्माण में आता है। कोई भी कारखाना बिना ईंधन और मशीन के नहीं चल सकता। अतः कोयला एवं लोहा उद्योग औद्योगिकरण के गति के तीव्रता प्रदान करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ऐसा ही वीडियो आगे बनाते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला आपका क्या, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थिति के अंतर्गत हुआ? अपना जो श्रमिक वर्ग है ना, मजदूर वर्ग, उसका आक्रमण शहरों में किस परिस्थिति के अंतर्गत हुआ? चलिए इसका आंसर बताते हैं। बोला क्या, श्रमिक वर्ग के अंतर्गत भूमिहीन कृषक, मजदूर तथा कम भूमि वाले किसान वर्ग के लोग, इन्हें गाँव में जमींदारों के भूमि पर बेगारी करना पड़ता था। ये जमींदार के शेष के शिकार होते थे। शहरों में कल कारखानों को स्थापना के बाद वहाँ बेहतर रोजगार के अवसर, जीवन यापन के साधन सुलभ में होते रहे। देख भरा भारी संख्या में ऐसे वर्ग के लोग को शहर में जाना हुआ या जाना पड़ा, आगमन हुआ, ऐसे करके बोल सकते हैं आप। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपका कि विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व बाजार बोला कि वैसा बाजार जहां विश्व के सभी देश की वस्तु आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कि अपना बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। तो पटना में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो आपको पटना में नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो मनुष्य के उपयोग के लिए है वो आपको पटना में सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी टाइप का विश्व का बाजार होता है कि जहाँ पर आपको विश्व की सभी चीज़ें मिल जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? विश्व बाजार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या बोला है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका आंसर हम लोग बताते हैं आपको कि आर्थिक व्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब कृषि उद्योग और व्यापार की विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बाकी और क्या बोला है, बाकी और कंपनियों दिवालियों हो जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों का बाजार में कोई कीमत ना रह जाए, उसे आर्थिक संकट कहते हैं। आर्थिक संकट मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत कुछ है लेकिन उसका कुछ कीमत ही नहीं है, उसका कुछ मतलब है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन कुछ पूछता है, आप उसका जवाब ही नहीं देते हैं, तो उसका कुछ मतलब है? कुछ मतलब नहीं। पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा है बताइए? जब आप पढ़े लिखे हैं, अब जब उसका आंसर ही नहीं बता रहे तो उसका क्या फ़ायदा है? इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बोला आपका क्या कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला क्या, 1944 में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। ब्रिटेन के वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व आर्थिक स्थिति एवं पूर्ण रोजगार बनाए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो
सम्मेलन हुआ था वो आर्थिक स्थिति एवं रोजगार बनाए रखने के लिए किया गया था। तो आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर और एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल का 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही हम लोगों पे सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम भी बहुत जल्दी आगे बढ़ सके और आपके लिए डिजिटल बोर्ड भी खरीद सके ताकि जो मोबाइल से हम वीडियो बनाते हैं वो बनाना में मतलब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हम दे सकें। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।